जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। सवालिया सीरीज में इस बार बात होगी उद्धव ठाकरे की। वो उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के एक धड़े शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और राज्य का जो विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसके एक बड़े चेहरे हैं। दर्शकों, चुनाव वो मौका होता है जब आरोप प्रत्यारोपों का दौर पूरे परवान पर होता है और तमाम पार्टियां गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं। किसने क्या बेड़ा गर्क किया, वो सब कुछ सार्वजनिक किया जाता है। अब इन चुनाव में चूंकि हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे को किस तरह से घेर रही हैं विरोधी पार्टियां। जिन मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे को घेरा जा रहा है, उनमें से एक बड़ा मुद्दा कोविड काल के दौरान हुए घोटाले हैं। दर्शकों, 2019 में करीब 35 दिनों तक चले ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन 35 दिनों में क्या कुछ ड्रामा हुआ था, कैसे नाटकीय घटनाक्रम हुए थे, वो मैंने अपनी किताब 35 डेज में लिख रखा है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं उस दौर के उस किताब में। महाराष्ट्र की राजनीति के कई जो बड़े महारथी हैं, उनका बैकग्राउंड है और पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था, वो सारा कुछ उस किताब में मैंने समेटने की कोशिश की है। तो उस ड्रामे का पटाक्षेप होता है 28 नवंबर 2019 को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन उसके करीब 2.5-3 महीने बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। चुनौती आती है कोविड महामारी की शक्ल में और फिर मार्च में एक बड़े लॉकडाउन का ऐलान किया जाता है और यह लॉकडाउन अपने आप में कई और समस्याओं को लेकर आता है। एक तरफ महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी रहता है, तो दूसरी तरफ इसी लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों की जान सांसत में फंस जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसी लॉकडाउन के दौरान उद्धव ठाकरे बीच बीच में फेसबुक लाइव के जरिए जनता से जुड़ते थे, अपनी बात कहते थे, जनता को भरोसा दिलाते थे कि उनका सरकार ख्याल रखेगी और सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करते थे। और उस दौरान जो है, कोविड काल के दौरान ही 2 ऐसे सर्वे आए जिनमें कि उद्धव ठाकरे को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का तमगा दिया गया। एक सर्वे प्रश्नम नाम की संस्था की ओर से किया गया था, जिसमें कि जो टॉप 3 मुख्यमंत्री 13 राज्यों में सर्वे हुआ था, तो उन 13 राज्यों में नंबर 1 पर उद्धव ठाकरे थे 49% वोट के साथ। नंबर 2 पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, तब वो मुख्यमंत्री थे, 44% उनको वोट मिले थे और अशोक गहलोत राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्हें 40% वोट मिले थे। तो इन तीनों में सबसे ऊपर उद्धव ठाकरे थे। इसके करीब 6-7 महीने बाद, ये जो सर्वे हुआ था जुलाई 2021 में हुआ था, इसके 6-7 महीने बाद जनवरी 2022 में सी वोटर और एबीपी न्यूज ने भी एक सर्वे कराया था और उसमें भी देश के जो टॉप 5 सीएम थे, उनमें से उद्धव ठाकरे का नाम आया था। और ये सारा कुछ कोविड काल के दौरान हो रहा था। लेकिन इसी कोविड काल के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये सारा कुछ सामने आया जब कोविड काल खत्म हो चुका था और इसे बाहर लाया गया विरोधी पार्टी की तरफ से। तो क्या था ये बात है कोविड काल के दौरान हुए कथित घोटालों की। तो क्या थे घोटाले, आइए संक्षेप में उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खिचड़ी घोटाले की। खिचड़ी घोटाला क्या था? देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद में
लोगों को अपने घर के अंदर ही रुकना पड़ा, तमाम रोजगार के माध्यम बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, संस्थान बंद हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, और मजदूरों के सामने जो लोग दिहाड़ी कमाते थे उनकी आजीविका का जरिया बंद हो गया, खाने के लाले पड़ गए। और ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोई भूखा ना मरे। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि सबको खाना मिलेगा, और इसी के तहत सरकार ने फैसला किया कि खिचड़ी बांटी जाएगी मजदूरों के बीच में, गरीबों में, झुग्गी बस्तियों में प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी दी जाएगी। और इसके लिए टेंडर निकाले गए, ठेके निकाले गए, और उसमें शर्त यह रखी गई कि ऐसे लोगों को, एनजीओस को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, कम्युनिटी किचन को यह काम सौंपा जाएगा, और जिनके पास में लाइसेंस होंगे, लाइसेंस होल्डर्स को यह कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। तो हुआ यह कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब जब बाद में जांच हुई तो यह बात निकलकर सामने आई कि एक फर्म को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, उसको राजनीतिक दबाव के कारण कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ठेका दे दिया गया। फूड लाइसेंस उसके पास था नहीं, और आरोप लगा कि 6.63 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। यही नहीं, यह आरोप भी लगा कि जो मजदूरों को खिचड़ी बांटी गई, वो खिचड़ी भी जितनी तादाद में देनी चाहिए थे हर एक मजदूर को, उतनी मिली नहीं। 250 ग्राम देने की बात हुई थी, लेकिन जांच में आरोप लगाया गया कि सिर्फ 125 ग्राम, 125 ग्राम खिचड़ी ही दी गई। तो इस तरह से खिचड़ी घोटाले का आरोप उस वक्त बीएमसी पर लगा। बीएमसी में तब शिवसेना की सत्ता थी, और शिवसेना तब अविभाजित थी, सिर्फ एक ही शिवसेना थी। इस खिचड़ी घोटाले के आरोप में सूरज चौहान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। सूरज चौहान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ये जो ठेका दिलवाया, उसके एवज में इनको करोड़ों रुपए मिले। सूरज चौहान के बारे में बताया जाता है कि ये उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे। अब बात करते हैं दूसरे घोटाले की। यह दूसरा घोटाला है कोविड सेंटर स्कैम। अब देखिए, जब यह महामारी शुरू हुई और जब मरीजों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई, कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई, तो उसके बाद अस्पतालों की जो व्यवस्था थी वो कम पड़ने लग गई थी, और सरकार को इसका अंदाजा भी आ गया था। और इसलिए मुंबई में जगह जगह पर जंबो कोविड सेंटर बनाए गए, ताकि जब बड़े पैमाने पर मरीज आए तो इन कोविड सेंटर में उनका इलाज हो सके, वहां पर उनकी देखभाल हो सके। अब इन कोविड सेंटर्स को चलाने के लिए निजी कंपनियों को ठेका दिया गया था। अब आरोप यह लगा है कि एक कंपनी जिसका नाम है लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, इसने इन सेंटर्स को चलाने में गड़बड़ी की। खास करके 2 सेंटर्स का नाम, एक दहीसर का और वर्ली का, जहां के ठेके इसको मिले थे, वहां पर इसने गड़बड़ी की। गड़बड़ी क्या की कि जितने लोगों को डिप्लॉय करने का ठेका दिया गया था कि आप इतने आदमियों को यहां पर काम पर लगाएंगे, इतने कर्मचारी रखेंगे, उतने कर्मचारी इन्होंने रखे ही नहीं। और इसको छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको छुपाने के लिए ऐसा आरोप है कि इन्होंने यह किया कि फर्जी अटेंडेंस शीट तैयार किए, और जितने भी कर्मचारी रखे थे उनको अटेंडेंस में गड़बड़ी करने के निर्देश दिए कि आप फर्जी अटेंडेंस लगाइए। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, जिस आधार पर इनको ठेका दिया गया था, उनके नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया, अंडर डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ किया, जिससे कि कोविड-19 के पेशेंट्स की जान को खतरा पैदा हो गया। क्योंकि देखभाल के लिए जितने लोगों की जरूरत थी उतने लोग तो वहां पर थे ही नहीं, उतना मेडिकल स्टाफ वहां पर, उतने जितने लोगों को इनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी उतनी संख्या में लोग इन्होंने दिए ही नहीं।
ये कहते हैं कि फेक अटेंडेंस शीट्स के जरिए इन्होंने 32.44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी कर दी। इतने का घोटाला इन्होंने कर दिया। इस सिलसिले में सुजीत पाटकर नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है और सुजीत पाटकर के बारे में यह आरोप लगा है कि इनको ठेकों की पहले से ही जानकारी थी और राजनेताओं के साथ में इनकी करीबी थी, तो इसलिए इन्होंने सांठगांठ करके इस तरह की कंपनी को ठेका दिलवाया जिससे कि इनको फायदा पहुंचा। अच्छा, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, ठेका देते वक्त इस बात को सामने नहीं रखा गया कि ये वो कंपनी है जिसके कॉन्ट्रैक्ट पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सेवा में गड़बड़ी के कारण रद्द कर दिए थे। इस बात को छुपाया गया और फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। जिस तीसरे घोटाले का आरोप लगा है वो है बॉडी बैग स्कैम का। दर्शकों, जब कोविड की महामारी चल रही थी तो उस वक्त बड़े पैमाने पर जो दोनों ही फेज आए कोविड के, पहला दौर आया 2020 में, उसके बाद जब 2021 में दूसरा दौर आया, तो दोनों दौर में बड़े पैमाने पर लोगों की मुंबई में मौतें हुई। एक वक्त तो अखबारों में यहां तक लिखा जाता था कि मुंबई भारत का वुहान बन गया है। वुहान चीन का वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, तो वुहान के साथ तुलना होने लग गई थी मुंबई की। इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे थे, सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे थे रोजाना। तो ऐसे लोगों के शवों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उनका क्रियाक्रम करने के लिए, अस्पताल से शमशान या कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए बॉडी बैग्स खरीदे गए थे बीएमसी की ओर से। और ये बॉडी बैग्स जो है तत्कालीन जो मेयर थी मुंबई की किशोरी पेडनेकर, उनके निर्देश पर खरीदे गए थे, ऐसा आरोप है। अब आरोप बीएमसी के ऊपर यह लगा है कि जिन बॉडी बैग की कीमत 2000 रुपए थी, उनको बीएमसी ने तिगुनी कीमत में खरीदा। 2000 के बॉडी बैग को करीब 6,500 रुपए में खरीदा गया। तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला हुआ। इस मामले के बाहर आने के बाद में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने उस कंपनी वेदांत इनोटेक के खिलाफ तो मामला दर्ज किया ही, लेकिन इसके साथ साथ तत्कालीन मेयर किशोरी पेडनेकर को भी आरोपी बनाया और 2 बीएमसी के अधिकारियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। तो कोविड काल के ये 3 घोटाले हैं जो कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गूंज रहे हैं। खास करके मुंबई में इनकी गूंज सुनाई पड़ रही है, जहां पर की विधानसभा की 36 सीटें हैं और जहां पर दोनों ही सियासी गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति टकरा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को इन सवालों के जवाब देने होंगे जो उन पर आरोप लगाया जा रहा है उनकी पार्टी पर, क्योंकि बीएमसी में उन्हीं की पार्टी का कब्जा था, तो उद्धव ठाकरे की जवाबदेही बनती है। इसके अलावा भी और कई सारे सवाल हैं, जैसे एक सवाल पूर्व सांसद नवनीत राणा को लेकर है कि नवनीत राणा ने जब यह कहा कि मुंबई आकर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, तो इस पर आप इतना भड़क क्यों गए? हनुमान जी हिंदुओं के देवता हैं और आप अपने आप को हिंदुत्ववादी बोलते हैं, पार्टी हिंदुत्ववादी है। तो उन पर सेडिशन का आरोप लगा दिया गया। ठीक है, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है ना, ठीक है, मातोश्री में हम एक मंच लगाते हैं या सड़क के किनारे मंच लगाते हैं, साथ में मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या हनुमान स्तोत्र पढ़ेंगे मराठी में। वहीं पर उनका एजेंडा फुस हो जाता। आपने तो गिरफ्तार करके उनका और ज्यादा महिमा मंडन करा दिया और ज्यादा उनको चर्चा में ला दिया। हालांकि इसका फायदा भी नवनीत राणा को कुछ हुआ नहीं। नवनीत राणा ने भुनाने की खूब कोशिश की थी लोकसभा के चुनाव में, उनको भी कोई फायदा मिला नहीं। लेकिन यहां पर आपसे गलती यह हुई कि आपने नवनीत राणा को और ज्यादा बड़ा बना दिया इस तरह की कार्रवाई करके। खैर, इस पर हम विस्तार से अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। और भी मेरा सवाल है राहुल कुलकर्णी को लेकर, पत्रकार राहुल कुलकर्णी को लेकर। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आप ही के कार्यकाल में एक फर्जी आरोप में मुंबई पुलिस ने राहुल कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था।
क्यों गिरफ्तार किया था? इसलिए कि उन्होंने आपके मंत्रिमंडल के एक मंत्री की पोल खोल की थी कि कैसे बड़े घोटालेबाजों को पुलिस संरक्षण में एक टूरिस्ट लोकेशन से दूसरे टूरिस्ट लोकेशन भेजा जा रहा था। तो उसकी खुन्नस निकालने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई थी। उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले किसी वीडियो में। तो खैर, ये था सवालिया सीरीज का एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम कुछ और राजनेताओं से तीखे कड़वे सवाल करने वाले हैं। तो जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।